बलवंत एक गरीब आदमी था। वो हरपालगंज नामक एक गांव में अपनी बीवी उर्मिला और माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र संग रहता था। उर्मिला गर्भवती थी और उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिलीवरी हो जाती है और डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, बधाई हो, बेटी हुई है। आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या? सच में? अरे धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हम क्या हमारी बच्ची को देख सकते हैं? उसे उसे अपनी गोदी में लेकर खेल खेल सकते हैं ना उसके संग? जी बलवंत जी, बिल्कुल। बलवंत और उसके माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र तीनों हॉस्पिटल रूम में जाकर बेटी को देखते हैं तो शकुंतला और सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बेटी तो काली है। वहीं बलवंत अपनी बेटी को खुशी से अपनी गोद में उठाता है। अले 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 राजकुमारी, हाँ, ओए मेरी परी। हाय दैया, ई का अनर्थ होएगा वा। अरे हमने तो आपन बुरा सपना माँ भी नहीं सोचा था कि हमार पोती काली कलौटी हो। हमरे तो भागी फूटे हैं। ई का होएगा वह पहाड़ी वाले बाबा, हमका तो यकीन ही नहीं होवत है। पहली बात तो ई कि एक बेटी जन्मी है और दूसरी बात ई कि वो भी काली। अरे बलवंत बिटवा, तुहार बेटी इतनी काली होकर तू ई के साथ इतना प्यार और स्नेह से पेश आवत है, हाँ? तुहार के कानू दुख पीड़ा मलाल नहीं होवत है का? काहे काहे पापा ऐसा काहे बोलत हो? ई हमार संतान हो और हमरा के ई से बहुत 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 प्यार है। शकुंतला और सुरेंद्र अपनी काली पोती के कालेपन से नाखुश थे। वहीं उर्मिला और बलवंत अपनी काली बेटी से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला हमेशा ताने कसती ही रहती। अम्मा जी, जरा लाडो रानी के लाने दूध तो गरम करके लाई दो, कब्बों की भूखी प्यासी बैठी है। आ जाए दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। ये तो हर लड़की है, तू ई का संभाल। ऐसन काले लोगन के खातिर हमार जीवन में कौनो जगह नहीं हो। पता नहीं कौन सा काला जामुन खाई के पैदा करल बानी ई का। शकुंतला और सुरेंद्र कभी भी उस काली बेटी को नहीं अपनाते। एक दिन उर्मिला, शकुंतला और सुरेंद्र टैक्सी में बैठकर कहीं से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद बलवंत पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन समय की बहती धारा के साथ वो हिम्मत जुटाता है और अकेले ही अपनी काली बेटी की परवरिश करता है। वो उसका नाम रानी रखता है। रानी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे अपने कालेपन की वजह से स्कूल में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहे और नुक्कड़ पे हर जगह बुरा भला सुनना पड़ता। अरे वो देखो कितनी काली लड़की है ना। ओए काला टीका। हमारी बेटी तो फूल सी सुंदर है और एकदम गोरी है। भगवान भला करे इस बेचारी कल्लो का। ओफो, बेचारी रानी। नाम तो रानी है लेकिन दिखती निहायती नौकरानी है। ये बेचारी तो चाहे दुनिया भर का मेकअप भी थोप ले अपने चेहरे पे, फिर भी ये अपना कालापन नहीं छुपा पाएगी। सो सैड ना। सब रानी की निंदा करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। वो भरे बाजार में गर्दन झुकाकर रोते रोते अपने पते के मकान में लौट आती है और आईने में देखकर खुद से कहती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? काला होना इतना बुरा है क्या? मैंने तो ना कोई चोरी की, ना कोई गलत काम किया, ना किसी को परेशान किया, फिर भी सब मुझे इतना चिढ़ाते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। तभी वहाँ पे बलवंत आ जाता है और वो रानी से कहता है, पापा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, सब गोरे हैं और मैं काली हूँ। ऐसा क्यों पापा? नहीं बेटा, आपसे ये सभी लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आप नापसंद हो ना, इसलिए हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, वो अंदर से कितना अच्छा है, मन से कितना प्यारा है, ये मायने रखता है। बलवंत रानी को जैसे तैसे समझाता है। बलवंत एक दिन रानी को अपने मालिक के बंगले में ले जाता है, जहाँ पर वो नौकर के तौर पर काम करता है। वाह पापा, इतना बड़ा मकान! ये तो मैंने किस्से कहानियों में ही देखा सुना है। आप रोज यहाँ आते हो काम करने? हाँ रानी बिटिया, चलो
अंदर चलते हैं। बलवंत और रानी बंगले के अंदर चलते हैं और रानी जमीन पर एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहां की मालकिन मालविका आती है और गुस्से से आग बबूला होकर कहती है, ओ मैडम, ये क्या है? ईव! मेरी इतनी सुनहरी सुंदर चमकीली संगमरमर की फर्श पर ये काली लड़की बैठ गई। कौन सी झुग्गी से भागकर यहाँ इस राजमहल में घुस आई रे तू छुटंकी? ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो ठकुराइन, क्या हुआ? ये मेरी बेटी है, रानी। रानी नाम है इसका। माई फुट, वॉट एवर इट मे बी, आई डोंट केयर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस हवेली के नौकर हो और नौकरों को इस हवेली की कुर्सी तो क्या, फर्श पर बैठने की भी अनुमति नहीं है। और ये इतनी भद्दी और काली बदसूरत लड़की है तुम्हारी, ये रात के अंधेरे में तो दिखेगी भी नहीं। इसे आइंदा से यहाँ लाना मत। रानी इन सब बातों को सुनकर खूब रोती है और पूरी तरह टूट जाती है। घर जाकर बलवंत रानी को स्नेह देता है और उसकी मनपसंद टॉफीज देता है। कुछ दिनों बाद बलवंत को एक कार ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में उसे खूब चोट लगती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी डॉक्टर रानी से कहते हैं, रानी बेटा, आपके पापा को सिर पर मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 30,000 का इंतजाम करना होगा, जल्द से जल्द। 30,000? लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहानियों की तरह कोई एंजल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। रानी नुक्कड़ और चौक चौराहे पर लोगों के जूते पॉलिश करना शुरू करती है और पैसे कमाने लगती है। ठीक से साफ कर, ओए काली लड़की। जी साहब। रानी को सभी चिल्लर ही देते और उसे ठगते रहते, लेकिन फिर भी बेचारी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती। वो एक रास्ते से गुजर रही होती है और तभी उसे सामने से मालविका आते हुए दिखती है, जो अपने फोन में कुछ कर रही होती है और सामने से मधुमक्खी का झुंड मालविका की ओर आ रहा होता है। अरे नहीं, ठकुराइन साहिबा! रानी वक्त से पहले भागकर मालविका ठकुराइन के चेहरे पर शॉल ढक लेती है और उसे वहां से बचाकर ले जाती है। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना उन मधुमक्खियों ने तो मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी करके ही छोड़ना था। आज मैं गलत थी जो तुम्हें इतना बुरा भला बोला। तुम चाहती तो उस बात का बदला लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम बदसूरत नहीं हो रानी, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। धन्यवाद ठकुराइन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी मालविका को सब सच बताती है और फिर मालविका रानी को पैसों की मदद करती है और इस तरह रानी अपने पिता की जान बचाती है, उनका ऑपरेशन करा के। बलवंत खूब मेहनत करता है और रानी भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करती है और साल बीतते जाते हैं और पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के बाद आखिरकार रानी एक डॉक्टर बन ही जाती है। और तभी, पापा ये देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज से मैं सिर्फ रानी नहीं, डॉक्टर रानी हूँ। मेरा और आपका सपना पूरा हो गया पापा। हाँ डॉक्टर रानी, आज मुझे सच में तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तूने हर मुसीबत को मात दी, फिर चाहे वो गरीबी हो या तुझे अपने कालेपन की वजह से मिलने वाला दर्द। तू तो हीरोइन है, हीरोइन। बलवंत और रानी एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह एक गरीब बाप की काली बेटी ने ये सिद्ध कर ही दिया कि रंग चाहे काला हो या गोरा, हालात चाहे अमीरों वाले हो या गरीबों वाले, जहाँ चाह है वही राह है। सोनपुर कहकर एक गांव में नरेश नामक एक गरीब कुम्हार रहा करता था, जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर मटके तैयार करता और उन्हें सजाकर बाजार में जाकर बेचता। मटके ले लो मटके, सुंदर सुंदर मटके। ये ऐसे घड़े हैं जिनमें पानी इतना ठंडा और शुद्ध रहेगा कि आप हर रोग से मुक्त हो जाओगे। मटके ले लो मटके। वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सजावट वाले मटके हैं। हमका दो दे दो। हमरे घर में जौन मटका है वो टूट गया है। हाँ, अच्छा
ये लीजिए आपका मटका। अरे नरेश, जरा 2 छोटे छोटे मटके तो देना। वो कांच की छोटी छोटी बिंदियों से सजाए हुए एकदम बढ़िया मटके बनाते हो यार तुम। एकदम सही कहते है ई पनवाड़ी। ई के दुकनवा में भी एक ठो ऐसन खड़ा रख देऊ तो हार मटका बहुत ही खराब हुई गवा है। हाँ काका, मैं मेरे पान की दुकान के लिए ही ले रहा हूँ ये। नरेश के बनाए मटकों की सभी प्रशंसा करते रहते और खूब खरीदी भी होती है। नरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता और अकेले ही अपना पेट पालता। नरेश बहुत बड़ा पूजा पाठी होता है। वो दिन रात माता रानी का नाम जपता रहता और उनकी पूजा आराधना करता। सांझ हो गई है, चलो दिया प्रज्वलित कर देता हूँ। जय हो अम्बे मैया की। एक दिन नरेश जब अपनी रेहड़ी को चलाते हुए एक सड़क से गुजर रहा होता है, तब अचानक से एक बड़ी ट्रक सामने से आती है और वो उसकी रेहड़ी को ठोकते हुए जाती है, जिसके कारण उसके सारे मटके टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और नरेश भी उस धक्के से नीचे गिरता है और उसके हाथ पर एक बड़ा सा विशाल पत्थर गिर जाता है। मेरा हाथ। नरेश जैसे तैसे साहस और हिम्मत जुटाकर उठता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है, नरेश, तुम्हारे हाथ की हड्डियां तो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और अब तुम्हारा हाथ कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन हड्डियों को जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों के कारण ही चलती है। मैं एक कुम्हार हूं और एक कुम्हार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके हाथ ही होते हैं। अगर वो ही नहीं रहे तो फिर मैं मटके कैसे बना पाऊंगा? वो तो अब मैं नहीं बता सकता नरेश। तुम कोई और नौकरी देख लो जिसमें हाथ से कोई काम ना हो। अब और कर ही क्या सकते हैं। बेचारा नरेश हताश होकर अपना फ्रैक्चर्ड हाथ लिए वहां से निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में देवी माँ का एक मंदिर दिखता है। वो उसमें जाता है और देवी माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है। हे देवी माँ, आप तो जगदम्बा हो, सृष्टि की निर्माता हो। हे पहाड़ों वाली, हे जोता वाली, हे मेहरा वाली, मेरे संकटों को दूर कर दो। ये कैसी अनहोनी आन पड़ी है मेरे जीवन में। अब मैं कैसे जीऊंगा एक टूटे हुए हाथ के साथ? बताइए माता रानी। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और तभी पूरे गांव में जगमगाहट फैल जाती है। गांव में हर गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा के पंडाल और गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और नरेश भी पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करता है। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। मेरी माता रानी जरूर मेरी पीड़ा का मार्ग देंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नरेश अपने एक हाथ से जैसे तैसे एक मटके को सजाता है और उससे घट स्थापना करता है और वो 9 दिन का व्रत भी रखता है, जिसमें वो सिर्फ लौंग के सहारे रहता है और ना तो जल धारण करता है ना ही भोजन। सुबह शाम माता रानी के आगे बैठकर उनके भक्ति गीत गाता है और एक हाथ से ही सारा काम करता है। चलो अब बाकी की पूजा पाठ तो हो गई। बस धूप और अगरबत्ती जलाकर मैं सीधे माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करता हूँ। एक ही हाथ से वो शीरा भी बनाता है। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और कन्या पूजन के वक्त वो चिंता में पड़ जाता है। मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊंगा कन्याओं का भोजन? कैसे करूंगा कन्या पूजन? तभी नरेश को अपनी अलमारी में एक बक्सा मिलता है जिसमें उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अरे ये पैसे तो मैंने कई साल पहले इकट्ठा कर रखे थे। चलो अच्छा है, मुसीबत के दौरान माता रानी ने मदद कर ही दी। उन पैसों से नरेश राशन लाता है और शीरा, चना और पूरी का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ाता है और 9 छोटी छोटी कन्याओं को भी खिलाता है। काका, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने एक हाथ से कैसे बनाया? हाँ नरेश चाचा, बताइए ना। बच्चियों, जब मन में भरपूर श्रद्धा और विश्वास हो तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। नरेश कन्या पूजन करता है और उनकी कन्याओं के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और फिर इस तरह वो नवरात्रि की पूजा पूरी करता है।
नवरात्रि के पूरे होते ही नरेश पूरे गांव में नौकरी की तलाश करता है। कई जगहों पर जाने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। नहीं नहीं, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। अरे तुम क्या काम करोगे अपने इस अपाहिज हाथ से? हाँ, पहले जाकर अपना हाथ ठीक कराओ और फिर अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर नौकरी ढूंढो। ना जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे लोग। चलो जाओ यहां से अब। लेकिन मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक। वो सेठ नरेश के मुंह पर अपनी दुकान का दरवाजा बंद करता है। ऐसे ही सब लोग नरेश को उसके टूटे हुए हाथ के कारण नौकरी पर नहीं रखते। बेचारा उदास नरेश एक पेड़ की छाया में बैठकर रोता है। माता रानी, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई शानो शौकत भी नहीं मांग रहा हूं आपसे। मुझे बस ऐसी नौकरी लगवा दो जिसमें मेरे टूटे हुए हाथ के बावजूद भी मैं सही से काम कर सकूं। कृपा कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए। बस थोड़ी सी कृपा। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन नरेश को कहीं भी नौकरी नहीं लगती। सर जी मैं आपके ऑफिस में काम कर सकता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपके यहाँ चौकीदार की जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अबे ओ घोंचू, अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे चौकीदार का हाथ टूटा हुआ होगा तो ऐसे में कोई भी गुंडा मवाली या चोर आकर तुझे 1 मिनट में कुचल देगा। तू क्या करेगा रे नौकरी? हाँ, बेवकूफ बंदर कहीं का। सर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए ना। मैं वादा करता हूँ कि मैं। नरेश विनती कर ही रहा होता है कि तभी अबे चल जा यहाँ से। वो अमीर आदमी नरेश को धक्का मारकर ढकेल देता है और नरेश सीधा अपने फ्रैक्चर्ड हाथ के बल गिरता है और जोरों से दर्द के मारे चीखता है। मेरा हाथ, माता रानी। नरेश के हाथ से खून बहने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। नरेश वहां से उठकर अपने घर के रास्ते जाता है और उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब वो उठकर खड़ा होता है और आसपास देखता है और जब वो अपने फ्रैक्चर्ड हाथ को देखता है तब वो महसूस करता है कि उसे अब दर्द हो ही नहीं रहा। वो अपना टूटा हुआ हाथ आसानी से हिला पा रहा है और मूवमेंट कर पा रहा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ। मुझे तो रत्ती भर का दर्द भी नहीं हो रहा है। ये तो साक्षात माता रानी की लीला है। जय कारा शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। नरेश तुरंत माता रानी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है और फिर वो मटके बनाकर बेचना शुरू करता है। उसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता है और एक अमीर आदमी उसे अपनी कंपनी में डिजाइनर मटके बनाने के लिए ऑफर देता है। ऐसे ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करके नरेश सफलता की इमारत की ऊंचाई छूता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वो तब भी माता रानी का परम भक्त रहता है और सदैव उन्हें पूजता रहता है। गौरी अपनी सास सुषमा के साथ रहा करती थी। सुषमा और गौरी दोनों के पति उन दोनों पर खूब अत्याचार करते और उन्हें दबाव में रखते। एक शाम जब दोनों बाजार से देर घर आते हैं तभी ससुर जगदीश और गौरी का पति संभव गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। ये सब क्या है गौरी? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अब तक घर पर कुछ पकाया नहीं है। कितनी बार कहा है बाहर इतना घुमा मत करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो हीरोइन की तरह सैर सपाटा करना होता है ना। वो हम दोनों मेरी सहेली से मिलने गए थे। उसकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जगदीश जी, हमें लगा कि आप दोनों को आते आते देर हो जाएगी। अरे क्या माफी चाहती हो? आइंदा से अगर तुम घर से बाहर सब्जी लाने के अलावा कहीं और गई तो देखना, मुंह से नहीं मार से जवाब दूंगा फिर मैं। समझ गई तुम? जी जी जी। लेकिन पापा जी, आप इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे आने जाने में। आदमी घूम सकते हैं बिना किसी डर और दबाव के, लेकिन औरतें ही क्यों सहे? तभी संभव गौरी का हाथ मरोड़ता है और गुस्से से उससे कहता है, गौरी, तुम ना अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, वरना जो तुम नहीं चाहती मैं वो कर दूंगा। संभव, छोड़ो मुझे। बेचारी गौरी और सुषमा दोनों सास बहू किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने पतियों से रोज ताने और गालियां सुनते ही रहती।
एक दिन जब सुषमा गलती से जगदीश की शर्ट को इस्त्री करते करते उस गरम इस्त्री को शर्ट पर रखकर रसोई में गैस बंद करने जाती है, उतने में शर्ट जल जाती है और उसमें छेद पड़ जाता है। तभी जगदीश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुषमा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा शर्ट था, ये तुमने इसे जला दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए जगदीश जी, वो मैं क्या सुषमा? रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जगदीश उसी गरम इस्त्री से सुषमा के हाथ पर चटका देता है और बेचारी सुषमा के हाथ जल जाते हैं। गौरी सुषमा को देखकर उसे बचाने आती है। तभी गौरी सुषमा को बचाने ही जा रही थी कि तभी संभव आकर गौरी को कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। संभव, पापा जी माँ जी को इतना दर्द दे रहे हैं और तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पापा के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो। जाओ यहाँ से। संभव गौरी को एक कमरे में धक्का मार देता है और बाहर से लॉक कर देता है। गौरी अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। दरवाजा खोलो संभव, संभव, प्लीज संभव, माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनका हाथ संभव। लेकिन संभव नहीं सुनता। सुषमा और गौरी दोनों सास बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और जो कोई भी उनके हाथ का खाना खाता वो उनकी तारीफ के पुल बांधता रहता। लेकिन एक दिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण उनसे खाना अच्छा नहीं बनता, जिससे संभव और जगदीश दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों ही उन्हें बेल्ट से मारने लगते हैं। बनाएगी घटिया खाना? बोल, बनाएगी? हाँ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तुमने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो संभव और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है। हमें आपके पड़ोसियों ने ये सारी झगड़े की आवाज सुनकर फोन किया, इसलिए हम तुरंत आ गए आप दोनों की हिफाजत के लिए। चलो ओए दरिंदो, अब जाकर जेल में चक्की पीसना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। इन दोनों राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ये मेरी विनती है आपसे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रूर जगदीश और संभव को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू उस घर को छोड़कर एक नए मकान में रहने लगती हैं और दोनों अपना एक ढाबा खोल लेती हैं, जिसमें वो दोनों अपने हाथों से स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हैं और उसे बेचने लगती हैं। माँ जी, आप अब दाल मखनी संभालिए, मैं ये पूरियां बेलती हूँ और इन्हें तलती हूँ। नहीं गौरी बहू, मैं कर लूंगी, तू ग्राहकों को भी संभाल रही है ना? नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप दीजिए मुझे। इस तरह दोनों सास बहू साथ मिलकर ढाबा संभालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक घमंडी अमीर आदमी उनके ढाबे पर आता है और वो उनसे कहता है, ओ मैडम, चलो चलो, अपना ढाबा हटाओ अब यहाँ से। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मुझे इस जमीन पर अपना बंगलो बनाना है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से अपने ढाबे को खाली करके। अरे ऐसे कैसे? हम इस ढाबे का भाड़ा देते हैं हर महीने। ये जमीन आपकी नहीं किसी और की है, तो आप कैसे हक जता रहे हो? अरे ओ मैडम, उस ढोलकिया से मैंने ये जमीन खरीद ली है। जल्दी से अपना ढाबा खाली करो, वरना मुझे ही जेसीबी बुलानी होगी और ढाबे के साथ ही आप दोनों का नामो निशान मिटाना होगा। वो बुरा अमीर आदमी बेचारी दोनों सास बहू के ढाबे को उन्हीं की नजरों के सामने तोड़ देता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अब दोनों सास बहू यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती हैं। गौरी बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो ढाबा ही चला गया, हमारे जीने का जरिया, हमारी रोजी रोटी छीन ली उस दुष्ट आदमी ने हमसे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ते ही जाना है। फिर चाहे इस सफर में कुछ रास्तों पर हमें जीत मिले या फिर हार। दोनों जा ही रही होती हैं कि उतने में बीच रास्ते में उनके सामने एक ट्रक रुक जाता है। हे भगवान, बच गए, वरना आज तो बातों बातों में ये ट्रक हमें ठोक ही देती। तभी उस ट्रक में से एक आदमी उतरता है और उसे देखकर गौरी चकित रह जाती है और वो आदमी भी गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। धीरज, तुम यहाँ? गौरी, तुम यहाँ? तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या गौरी बहू? हाँ माँ जी, ये धीरज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है।
शक्ल और सूरत से अब तक नहीं बदला। और तुम भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दरअसल ये ट्रक मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाए, इसलिए इसे मैं किसी को तो बेचने जा रहा हूँ। लेकिन गौरी आंटी जी, आप दोनों इतने उदास और टेंस्ड क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने सुना तुम्हारी तो शादी हो गई है। तभी गौरी और सुषमा दोनों धीरज को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और उसे सुनने के बाद धीरज कहता है, सॉरी गौरी, सॉरी आंटी जी, आप दोनों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। गौरी, मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों का ढाबा नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरी ट्रक है ना। मतलब ये कि तुम मेरी ट्रक में अपना ढाबा खोल दो, एक चलता फिरता ढाबा। सारा खाना अंदर पकेगा, कुछ पका पकाया आएगा, और आजकल फूड ट्रक्स का खाना लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हाँ धीरज, थैंक यू अपनी ट्रक को हमें देने के लिए। अरे इट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम गौरी। फिर क्या, गौरी और सुषमा दोनों सास बहू ट्रक ढाबा चलाने लगती हैं और ट्रक में से खाना बेचती हैं और लोग बड़े ही चाव से उनका खाना खाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल की आलू पूरी है, मजा ही आ गया। मुझे एक और प्लेट दे दो। अरे खाना बहुत अच्छा है और फ्रेश है। मुझे आप दोनों सास बहू का ये ट्रक ढाबा एकदम अमेजिंग लगा। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आगे चलकर धीरज और गौरी दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सास सुषमा उन दोनों की शादी करवाती हैं। क्योंकि गगनलाल एक गरीब फल बेचने वाला था जो अपनी बीवी चंदा और छोटी बेटी वेदिका के साथ रहता था। वो दिन के 12 घंटे खड़े रहकर गली गली जाकर फल बेचता और पैसे कमाता। फल ले लो, फल ताजा 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 बगीचे से लाए हुए फल। अरे भैया, क्वालिटी ऐसी कि बस बीमार को भी मिनटों में तंदुरुस्त बना दे। फल ले लो, फल ले लो, फल। अरे एक दर्जन सेब और एक बड़ा तरबूज देना। अच्छे है ना, या सबको उल्लू बना रहा है? अरे क्या दादा, आप भी बेशक ताजा है। अरे ओ गगन वाह, तनिक 2 दर्जन संतरे दे दो बिटवा। तुहार फल बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट होवत है। कौनो जादू वादू छुपा के रखे हो काई माँ? अरे नहीं काका, कोई भी काम अगर सच्चे मन से और नेक दिल से करो ना तो उसका फल अवश्य मीठा और फायदेमंद होता है, समझे? अच्छा ऐसन बा। गगनलाल अपनी बेटी वेदिका से बहुत प्यार करता। वो उसके लिए रोज शाम को घर लौटते हुए कुछ न कुछ खाने को लाता था। पापा, आज क्या लाए हो आप मेरे लिए? आज पापा अपनी राजकुमारी के लिए लाए हैं उसकी मनपसंद इमली, और स्टेशन की बेकरी से ये चॉकलेट वाली पेस्ट्री भी लाए हैं। ये क्या जी, आप भी रोज इसके लिए कुछ न कुछ लाते हैं। अरे उन पैसों को अगर सहेज कर रखेंगे तो इसी के भविष्य के लिए काम आ सकते हैं, पता है ना आपको? अरे चंदा, क्यों इतना तिलमिला रही हो? अरे हमारी इकलौती संतान है और ये थोड़ी ना हमारे साथ जीवन भर रहने वाली है। एक दिन तो इसे भी किसी और घर जाना ही होगा, इसके बाबुल के घर, जहां इसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तब तक के लिए मुझसे प्यार दिया जाता है तो देने दो ना चंदा। ये दिन, ये पल, ये घड़ियां फिर से नहीं लौटने वाली। बस हमारी राजकुमारी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सी जिंदगी देनी है मुझे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन अपनी गरीबी में भी गगनलाल वेदिका के लिए कोई कमी खलने नहीं देता। वो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता, उसके लिए बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े लाता और उसे जो खाना हो वो भी खिलाता है। एक दिन भरी दोपहर में जब गगनलाल फल बेच रहा होता है, तभी वो अचानक से होश खोकर गिर जाता है और तभी आसपास के लोग उसे वैद्य जी के पास ले जाते हैं। स्कूल से आ रही वेदिका को ये पता चलता है, तब वो फौरन दौड़े दौड़े अपने पापा को देखने वैद्य जी के पास चली जाती है। पापा, कहाँ है मेरे पापा? ठीक तो है ना मेरे पापा? वैद्य जी, मैं यहाँ पर हूँ वेदिका। बहुत ही प्यार करत है लागत है तोहरी बिटिया तोहरे से।
5 मिनट के रास्ते को 1 मिनट में पार करके आई है यहाँ पे ही शेरनी। अरे बिटिया, तुहार पापा को कछू नहीं हुआ है, बस खाली पेट और थकावट के कारण वो बेहोश हो गई ई भयंकर तपती धूप में। अच्छा, ये बात थी। कोई बात नहीं पापा, आप फिक्र मत करो। मैं ना कल सूरज चाचू से बोलूंगी कि थोड़ी कम धूप दे, आराम से काम कर सकोगे, है ना पापा? हाँ मेरी बच्ची। वेदिका गगनलाल का खूब ख्याल रखती है, उसे ठंडा छाछ बनाकर देती है, समय पर दवाइयाँ देती है और उसके पैरों की मालिश भी करती है। सच में चंदा, कितनी होशियार और होनहार बेटी है ना हमारी। इतनी सी उम्र में ही इतना सारा प्रेम और स्नेह। हाँ, मुझे तो कभी कभी डर सा लगता है कि कहीं हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए। ओफो चंदा, तुम भी ना। थू 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 थू। लो, उतार दी नजर। अब मत घबराओ, ना तो कोई हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को नजर लगा रहा है और ना ही कोई उसे हमसे दूर कर रहा है। हाँ जी। समय बीत जाता है और वेदिका बड़ी हो जाती है। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली होती है। गगनलाल ने कड़ी मेहनत करके उसे इतना काबिल बनाया। वेदिका अब एक कंपनी में नौकरी कर रही थी, जहाँ पर उसे एक अमीर आदमी मिलता है जो उस कंपनी का मालिक होता है, जिसका नाम पुष्कर होता है। पुष्कर के साथ वेदिका काफी वक्त बिताने लगती है और एक दिन पुष्कर वेदिका को एक होटल ले जाता है, जहाँ पर उसने आलीशान राजसी अंदाज की सजावट की होती है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर वेदिका के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। वेदिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब कैसे क्यों हुआ है ये एहसास, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन अब अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करूंगा, वरना कुंवारा ही रह जाऊंगा। लेकिन पुष्कर जी, आप कहाँ और मैं कहाँ? हम दोनों की कितनी सारी चीजें अलग हैं। आप इमारत हो तो मैं रेत हूँ, आप एक बड़ा पेड़ हो तो मैं उस पर टंगा हुआ सिर्फ एक छोटा सा पत्ता हूँ। आप तो इतने अमीर हो और मैं तो एक गरीब घराने से हूँ। मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदिका। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी बस, और वो ये है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करके अमीरों जैसी जिंदगी जीनी है तो तुम्हें तुम्हारे अपने गरीब बूढ़े माँ बाप को भूल जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वेदिका जता तो नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पुष्कर से प्यार हो गया था और प्यार में वो पैसे के लालच के पीछे वेदिका पुष्कर से शादी कर लेती है और अपने ही माता पिता को भूल जाती है। वेदिका की सास ठकुराइन भवरी देवी उसकी आरती उतारती हैं और कहती हैं, हाँ, वो तो हमारे लल्ला को बचपन से कीचड़ और गंदगी वाले खेलों में ही खेलना पसंद है ना। अब इसी के लिए ही पागल ने तोहरे से ब्याह रचा लिया। पर अब जब तू इस खानदान की बहुरिया बन ही गई है तो तोहरा के हमरी बहुरिया होने के नाते अपनाना तो हमारा फर्ज ही है। हाँ ठकुराइन जी, आपको इतना पता ही होगा ना कि कमल के फूल भी कीचड़ में ही उगते हैं। हाँ, वो तो हमें पता है कि तू कितनी मासूम दिल की है और कितनी 420। हाँ, अरे जरा दया होती ना अपन माई बाबा की तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के नहीं आती। कल मुही कहीं की हमें पाठ पढ़ा रही है, एक गरीब फल वाले की बेटी है ये। हाँ। गगनलाल और चंदा अपनी बेटी को लापता देख घबरा जाते हैं और वो गांव में उसे ढूंढने लग जाते हैं। आपने हमारी बेटी वेदिका को देखा है क्या? काले भूरे बाल हैं उसके और उसके हाथ में एक पर्स बैग होगी। अरे ना गगन भाया, हमने नहीं देखी ऐसी कोई लड़की। सरला दीदी, तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या? वेदिका को, जिसे हमने उस दिन आपके घर शीरा लेने भेजा था। मेरी वेदिका। नहीं चंदा, हमने तोहरी बिटिया वेदिका को ना ही देखा। गगनलाल और चंदा वेदिका को घंटों तक ढूंढते ही रहते हैं। भाई तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या?
वो आज सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे काका, कौन सी दुनिया में हो आप? अरे आपकी बेटी वेदिका ने वो ठकुराइन के बेटे पुष्कर के साथ शादी कर ली। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वेदिका! गगनलाल और चंदा दोनों भी वेदिका से मिलने ठकुराइन की हवेली जाते हैं और वहां जाने पर वेदिका अपने माँ बाप से बहुत बुरी तरह पेश आती है। सुना नहीं आपने? मैंने कहा निकलिए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या आपके? वेदिका, बिटिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिटिया? हम तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा। हाँ वेदिका, तूने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया भी नहीं। हाँ तो मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। अब मैं इस ठाकुर खानदान की इकलौती बहू हूँ और मैं इस गांव पर राज करूंगी। और आप दोनों अभी के अभी उल्टे पांव लौट जाइए अपनी झोपड़ी में। हाँ, सिक्योरिटी, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। ये तो क्या क्या बोल रही है बेटा? सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आते हैं और गगनलाल और चंदा को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। वेदिका में एक अलग सी अकड़, गुरूर और घमंड आ गया था। वेदिका और पुष्कर एक खुशी भरा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। फिर एक दिन अचानक पुष्कर घर में नई दुल्हन लाता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। ये दृश्य देख वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या पुष्कर जी, ये सब क्या है? मैंने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि मेरा तुमसे मन भर गया है। तुम गरीब घराने की हो, मुझे लगा तुम में कुछ बात होगी, लेकिन तुम तो एकदम अलग निकली, मेरी पसंद से बाहर। तुम अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलती बनो। क्या मतलब आपका? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? मेरी दुनिया उजाड़ दिया आपने पुष्कर जी। आपके लिए मैंने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अरे चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। पुष्कर वेदिका को घर से बाहर निकाल देता है और फिर वेदिका रोती रोती अपने माँ और पापा के पास चली जाती है, जहाँ गगनलाल और चंदा भी रोने लगते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने जो बदसलूकी की, उसके बाद मैं तो माफी क्या कुछ भी नहीं मांग सकती आपसे। लेकिन पापा, आज मैंने जान लिया, मेरी आंखें खुल गई और मैं ये सीना तान के कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ पापा, माफ कर दीजिए। बेटा, बेटा, बस बस। ना बेटा ना, ना ना, रोते नहीं बेटा। गगनलाल और चंदा वेदिका को माफ कर देते हैं और वेदिका को उसके इस कर्म की बड़ी ठोकर मिलती है, जिससे सीखकर वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत में और काम करने लगती है और अपने गरीब बाप और माँ का नाम भी रोशन करती है। स्वर्णपुर कहकर एक गांव में गोपाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी रंभा और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। गोपाल गांव में एक जगह पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। उसके हाथ की बनी पानी पूरी का पूरा गांव दीवाना था और सभी उसे खाकर गोपाल की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह वाह वाह, थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, क्या लाजवाब पानी पूरी बनाते हो गोपाल भाई तुम तो। हम तो तुम्हारे बिग फैन हो गए हैं भाई। अरे वाकई माँ, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी लागत है। ई का खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हुई गवा। धन्यवाद, ये लीजिए और लीजिए। ये लो भाई, और थोड़ा सा तीखा पानी लो, चटपटा स्वाद आएगा खाने में। गोपाल अपनी पानी पूरी ठेले से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और सभी को उसकी ही पानी पूरी पसंद थी। गांव में बहुत ही कम ठेले थे। गोपाल तो अपनी शादी की सालगिरह पर बीवी रंभा के लिए एक सोने का हार भी बना लाता है। रंभा, सालगिरह मुबारक हो। ये लो, ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। जी, ये सोने का हार लाने की क्या जरूरत थी? ये कितना महंगा होगा। आप ये सब क्यों करते हो जी? दिन रात की मेहनत के पैसे यूं फिजूल के खर्चों में। हाँ, आज के दिन तो मत चिल्लाओ ना मुझ पर हिटलर की तरह। माना कि ये हार महंगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से ज्यादा नहीं है। लो,
इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आप भी ना मुन्ना के पापा, सालगिरह मुबारक हो आपको भी। आप ही पहनाइए अब। गोपाल रंभा के गले में वो सोने का हार पहनाता है और उसे उसकी पसंद की आलू जलेबी भी खिलाता है और इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी सालगिरह मनाते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है। गोपाल मुन्ना को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने भी भेजता है। लेकिन अचानक से एक दिन सरपंच के आदमी गोपाल की पानीपुरी ठेले पर आते हैं और गुस्से से डंडा दिखाकर उसे धमकाते हैं। ओए छचूंदर, तुझे इस गांव के कानून कायदा पता नहीं है क्या? ये सरेआम खुले मोहल्ले, गली, चौक, चौराहे या नुक्कड़ पर ठेला लगाकर फ्री फंड में अपनी जेब भरना सख्त मना है हमारे गांव में। कहीं और तुझे दिख रहे हैं क्या पानीपुरी के ठेले? अरे सरपंच जी की बात को टालेगा तो सजा तो मिलेगी। भाइयों, इसके इस ठेले को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे पेट का सवाल है, मेरी रोजी रोटी है ये ठेला। भगवान के लिए मेरे ठेले को मत तोड़िए, मुझे यहाँ पर पानी पूरी बेचने दीजिए। गांव वाले बड़े ही चाव से खाते हैं मेरी पानी पूरी। हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरे ठेले का काम तो तमाम होकर ही रहेगा। सरपंच के आदमी गोपाल का पानी पूरी ठेला तोड़ फोड़ देते हैं और उससे मोटी रकम का फाइन भी लेते हैं। अब बेचारे गोपाल के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो बुरी तरह कंगाल हो जाता है। नहीं, ना जाने क्या करेंगे अब हम। रंभा, अब कुछ दिनों के लिए हमें मंदिर से जो भिखारियों के लिए खाना मिलता है उसे ही खाना होगा। मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुन्ना के पापा, मैंने हमारी पड़ोसन मिथिला से बात की है। उसका पति जिस मिल में काम करता है ना, उसी में शायद कुछ और कर्मचारियों की जरूरत है। हो सकता है कि आपको भी वहाँ नौकरी लग जाए। ठीक है रंभा। गोपाल को उस मिल में पड़ोसन मिथिला की पहचान से काम मिल जाता है। वो अब उस मिल में काम करने लगता है और वो अब फिर से पैसे कमाने लगता है। रंभा भी घर बैठकर अचार और पापड़ बनाती और उन्हीं को बेचती रहती, जिससे घर खर्च के थोड़े बहुत पैसे निकल जाते। पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे तोहफा दोगे ना? और माँ, आप मेरे लिए केक लाओगी ना? हाँ मुन्ना बेटा, तुम्हारे जन्मदिन को अब और 1 महीना बचा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इस साल का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ मुन्ना, तब तक तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले हफ्ते तेरी परीक्षा है ना? हाँ माँ। लेकिन एक दिन अचानक से मिल में गैस लीक होने के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बहुत से कर्मचारी घायल हो जाते हैं और 6 कर्मचारी मर जाते हैं। गोपाल बच जाता है और थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब ठीक हो जाने पर वो अपने लिए नई नौकरी तलाश करने निकलता है, लेकिन इस बार भी उसे नौकरी नहीं मिलती। एक शाम निराश होकर जब वो घर लौट रहा होता है, तभी उसे सड़क के किनारे पर एक खटारा टूटी हुई मोटर बाइक दिखती है। अरे ये मोटर बाइक, ये इतनी भी खराब स्थिति में नहीं है। मैं इसे ठीक करके इस्तेमाल कर सकता हूँ और हो सके तो इस पर सवार होकर पानी पूरी भी बेच सकता हूँ। ठेले को खड़ा करें तो गलत होगा, लेकिन मोटर बाइक के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। गोपाल उस खटारा मोटर बाइक को अपने घर ले जाता है और आंगन में रखकर उसे रिपेयर करने लगता है। तभी रंभा उससे कहती है, मुन्ना के पापा, आपने इसे ला तो दिया, लेकिन आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे? आप मैकेनिक थोड़ी हैं। जानता हूँ रंभा, लेकिन मेरे पापा एक मैकेनिक थे। वो अक्सर मुझे अपने गैराज ले जाया करते थे, जहाँ पर वो काम किया करते थे, और मैं उन्हें देख देख कर थोड़ा बहुत सीख गया। गोपाल उस मोटर बाइक को रिपेयर कर देता है और फिर पानी पूरी बेचने लगता है। मोटर बाइक पानी पूरी वाला, मोटर बाइक पानी पूरी वाला, स्वादिष्ट, मजेदार और चटपटी पानी पूरी। ग्राहकों को गोपाल का यूं मोटर बाइक पर पानी पूरी बेचने का अंदाज काफी आकर्षित कर देता है और वो सभी उसके पास पानी पूरी खाने आते हैं। ला 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 ला, पानी पूरी, वो भी एक मोटर बाइक पर। बहुत ही बढ़िया तरीका है भाई। चलो चलो, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी बनाकर दे दो, वरना इतनी शानदार खुशबू सूंघ कर ही मैं फ्लैट हो जाऊंगा। अभी देता हूँ।
गोपाल के मोटर बाइक पानीपुरी स्टॉल पर बहुत सारे लोग आकर पानीपुरी खाने लगते हैं और गोपाल की प्रशंसा भी करते हैं। ओए होए होए होए, कमाल की पानी पूरी है भाई। दिल्ली के गोलगप्पे से भी लाजवाब, बोले तो माइंड ब्लोइंग। मैं तो आपके इस अनोखे मोटर बाइक पानीपुरी स्टॉल का वीडियो भी बनाऊंगा। वो ग्राहक गोपाल के मोटर बाइक पानीपुरी स्टॉल का वीडियो बनाकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद गोपाल बहुत मशहूर हो जाता है और ट्रेंड करने लगता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अरे गोपाल काका, आप तो पूरे ऑनलाइन जगत पर राज कर रहे हो, वो भी नंबर 1 पर ट्रेंड करते हुए। हर जगह सिर्फ आप ही की पोस्ट हैं, आप ही के वीडियोस हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जय हो ऊपर वाले की। गोपाल फौरन जाकर मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाता है और हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपने बेटे मुन्ना का धूमधाम से जन्मदिन भी मनाता है। मुन्ना बेटा, ये देखो पापा ने आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाए हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये शुक्रिया पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। ये और ये रहा मेरा मुन्ना के लिए एक बड़ा सा बर्थडे केक। गोपाल अपने परिवार संग अब खुशी से रहने लगता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो इतना फेमस हो जाता है कि सभी उसका नाम पानीपुरी किंग रख देते हैं। और वो भी अपना YouTube चैनल बनाता है और अपने चैनल और मोटर बाइक स्टॉल दोनों का नाम पानीपुरी किंग रखता है। उहू, पानी पूरी किंग, तुम तो छा गए यार। तुम्हारी पानी पूरी खाना किसी बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने से कम नहीं रह गया है अभी। दिल से फैन हूँ भाई। मतलब तुम्हारी पानी पूरी जैसे ही मुंह में घुलती है, वैसे ही आत्मा एकदम अजब से गजब से लोग पहुंच जाती है। शुक्रिया मेरे भाई। इसी तरह गोपाल को सभी स्नेह और प्यार देते ही रहते और दूर दूर से लोग उसके मोटर बाइक पानीपुरी स्टॉल पर आकर पानीपुरी खाते और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बुरे और मुश्किल हालातों में भी कई बार कोई बेकाम की चीज हमारे बहुत काम आ सकती है, जैसे कि गोपाल की कहानी में मोटर बाइक आई।